हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है फाजिल और आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्षेत्रक क्या होता है और आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं के आधार पर कितने क्षेत्रक हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ, उन्हें भी जानेंगे। इसके बाद तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे कि कौन सा क्षेत्रक कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फिर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे जिसे जीडीपी कहते हैं, ये भी जानेंगे। और क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, इन तीनों क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक के मतलब समय के साथ साथ क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया पहले से अब तक, तो इसके बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। तो आर्थिक क्रियाएं उन्हें कहते हैं जिनको करने से हमें पैसा मिलता हो, धन मिलता हो, मतलब जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। देखो, जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और फिर हम उनसे अपना जीवन चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। आपके घर में जो बड़े लोग हैं, जो आपके फादर जी हैं, फादर साहब हैं आपके, जो भी हैं, जो काम पर जाते हैं और कमाई करके लाते हैं, अपनी इनकम लाते हैं और फिर खर्चा चलाते हैं, तो वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं। किसी की मदर भी कर सकते हैं, किसी के फादर भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी, आप खुद भी करते होंगे, जिनसे आप अपना घर का खर्चा चलाते हैं, मतलब अपना जीवन चलाते हैं। तो वे सारे काम क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं। क्यों? उनका संबंध धन से है। तो जिनका संबंध, जिन कामों का या क्रियाओं का या क्रियाकलापों का, गतिविधियों का संबंध धन से होता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हों, तो उसी व्यवस्था, उसी सिस्टम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ये बार बार शब्द आएंगे, तो आपको इन शब्द का पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, जिनका संबंध धन से होता हो और जिसके अंदर, जिस सिस्टम के अंदर आर्थिक क्रियाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। अब हमारा जो अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रक क्यों इस चैप्टर में ऐड करा गया। तो क्षेत्रक का मतलब क्या है, समूह। जैसे हम अलग अलग समूह बना देते हैं चीज़ों के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्षेत्रक। जैसे कि हमने जो काम अलग अलग होते हैं, जो काम सेम दिखते हों, जिनमें समान क्वालिटीज़ होती हैं, उन्हें हमने एक समूह में रख दिया। जो उससे अलग हैं उन्हें अलग समूह में, और जो उनसे भी अलग है दोनों से उन्हें अलग समूह में। तो इन समूह को ही क्या है, हमने अलग अलग किसी ना किसी आधार पर अलग अलग रख करके समूह बना दिए। तो वही चीज़ क्या है, क्षेत्रक। तो यहाँ पर हमने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भी क्या बना दिया, समूह बना दिए हैं, और ये समूह ही क्या है, क्षेत्रक। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है। शुरू करते हैं कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहला क्षेत्रक क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक की क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब ये, प्राथमिक क्षेत्रक में हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो भी काम करते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रक की क्रियाओं में शामिल होता है, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल होता है। जैसे कि हम कपास की खेती करेंगे, तो कपास हमने किससे, जमीन के सहारे करी, और कपास को करने के लिए मौसम, मृदा, इन सब पर भी हमें जलवायु पे निर्भर होना पड़ता है। तो ये सारे जितने भी हम संसाधन इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से हैं, प्राकृतिक। इसलिए वो वाली कपास की खेती करना क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक की क्रिया। तो इसके उदाहरण क्या है, तो समझ गए कि प्राकृतिक संसाधनों का जब हम उपयोग करके किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक की क्रियाएं कहलाती हैं। ये सब प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर आता है। तो इसके प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण क्या है, कृषि में हम खेती जो करते हैं, सारे जो संसाधन इस्तेमाल करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। डेयरी में पशु वगैरह, ये भी सब प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग करके तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे घी का करें, चाहे दूध का करें, चाहे मांस वगैरह कुछ भी हो। जो मतलब यहाँ डेयरी से संबंधित समझ लो, डेयरी में दूध, मक्खन किसी का भी करें, सब जानवरों पे निर्भर है। और जानवर सारे हमारे एनिमल्स क्या है, प्राकृतिक संसाधन। मछली भी एक प्राकृतिक संसाधन है, उससे भी बहुत सारे लोग काम करके अपना जीवन यापन करते हैं।
खनिज निकालने की विधि को खनन कहते हैं। लौह अयस्क वगैरह ये सब प्राकृतिक हम इस्तेमाल करते हैं और उनका खनन करके निकालते हैं। वानिकी हम बहुत सारी चीज़ें वन वगैरह से भी प्राप्त करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन्हें बाजार में बेचते हैं और अपना जीवन यापन होता है। तो ये कृषि के उदाहरण हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र का नाम प्राथमिक क्यों है। प्राथमिक का मतलब ये कि हम जब पहले अगर कुछ भी हम मान लो हम चीनी बनाएंगे तो हम चीनी बनाने के लिए पहले हमें गन्ने का उत्पादन करना चाहिए ना। तो किसी भी चीज़ का निर्माण करने से पहले हमें किसी दूसरी चीज़ पे निर्भर है और हम किस पे निर्भर हैं, प्राथमिक क्षेत्र पे। तो ये दूसरे हम जो सामान बनाएंगे, निर्मित करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो ये उसका आधार है। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। इसलिए प्राथमिक मतलब बिल्कुल आरंभिक शुरुआत, इसलिए नाम इसका क्या पड़ा, प्राथमिक क्षेत्रक। और फिर हम आगे की प्रक्रिया या आगे के कामों पे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम चीनी जब बनाएंगे जब गन्ना होगा, तो ये दूसरे जो सामानों का हम निर्माण करते हैं उनका ये आधार है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्राथमिक नाम पड़ा, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब मैं बात करूं, इसे कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। कृषि क्षेत्रक क्योंकि बड़ा भाग कृषि ही है इसमें, तो कृषि क्षेत्रक कहते हैं। और सहायक क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका रोल है इसमें, इसलिए सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि या सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक की मैं बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्रक में क्या है कि प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना ही द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाएं कहलाती है। और सबसे पहले विनिर्माण प्रणाली या विनिर्माण व्यवस्था क्या है, तो विनिर्माण ये होता है जब हम कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, तो ये विनिर्माण है। देखो गन्ना और चीनी के मूल्य में कितना अंतर है, गन्ना सस्ता तो चीनी बहुत महंगी है, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा महंगी है। चीनी का रेट मान लो 40-50 रुपये है, पर 40-50 में आप 2-3 गन्ने ले आओगे और वो उनका वेट भी ज़्यादा होगा, तो वो सस्ता है, चीनी महंगी है। तो मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देना, गन्ने से चीनी बनाना ही क्या है, विनिर्माण। तो विनिर्माण वाला जितना भी काम आता है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक से लेके जब हम कुछ भी उत्पाद विनिर्माण के जरिए उसमें जो परिवर्तन करते हैं तो उसे उन्हीं क्रियाओं को किस में शामिल करते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में। इसके उदाहरण देख लो, जैसे गन्ने से चीनी बनाना जो मैंने आपको बताया था, जैसे लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी और कागज चेंज कर दिया हमने, परिवर्तन कर दिया। और लोहा इस्पात, लोह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना, जो हम आयरन एंड स्टील बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, लोह अयस्क से। मिट्टी से ईंट बनाना, मिट्टी देखो मूल्य में चेंज हो गया, मिट्टी सस्ती तो ईंट अब महंगी है, तो ये सब। और एक और ऐसे कपास से कपड़ा बनाना, कपास से हम सूत बनाते हैं, पहले धागा फिर उससे कपड़ा बनता है, तो पहले सूत फिर कपड़ा। तो ये सब किसके उदाहरण है, द्वितीयक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये सारा उद्योगों से क्या है, संबंधित है। उद्योगों, इसमें सारे उद्योग ही आते हैं, विनिर्माण ही होता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब मैंने आपको ये समझाया था कि प्राथमिक क्षेत्रक के बाद फिर हम द्वितीयक क्षेत्रक पे आते हैं। किस पर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से फिर हम द्वितीयक क्षेत्रक पे आते हैं। तो देखो ऐसे, प्राथमिक क्षेत्रक में प्रोडक्शन हुआ गन्ने का और ये फिर कहाँ गया, हम द्वितीयक क्षेत्रक में गए। कहाँ गए, द्वितीयक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में। तो प्राथमिक क्षेत्रक में गन्ने का उत्पादन हुआ, क्या हुआ, गन्ने का उत्पादन हुआ और यहाँ चीनी या गुड़ बन गया। तो समझ गए, ये मैंने कहा था ना ये आधार है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक पड़ा। क्यों पड़ा इसका प्राथमिक, क्योंकि ये आधार है। भाई चीनी तो जब भी बनेगी जब गन्ना होगा, तो ये इसका आधार हुआ, ठीक है, तो उसे इसलिए प्राथमिक कहते हैं। तो हमने समझ लिया प्राथमिक बाद द्वितीयक। अब तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। क्या है, तृतीयक क्षेत्रक। तो तृतीयक क्षेत्रक को भी समझते हैं। तृतीयक क्षेत्रकों में वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में विकास में मदद करती हैं। मतलब ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में क्या करती है, हेल्प करती है। वो सारी सेवाएं इसमें आती हैं, इसमें सारी सेवाएं आती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ये डायरेक्ट उत्पादन नहीं करते कि गए इसमें काम करने वाले उत्पादन करके फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उत्पादन प्रक्रिया में कोई हेल्प, डायरेक्ट उत्पादन नहीं कर पाते, पर हाँ उसके विकास में हेल्प करवाते हैं। तो इसे सेवा क्षेत्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी सेवाएं आती हैं। उदाहरण के लिए देख लो, परिवहन एक सेवा है, संचार एक सेवा है, भंडारण, बैंक सेवाएं और व्यापार। अब देखो परिवहन, आपने मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में आप क्या उत्पादन करते हैं, कपड़े का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कपड़े को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको परिवहन चाहिए। तो आपने किसी
वाहन से उसे पहुंचा दिया, तो वाहन वाले ने बस आपसे पैसा लिया, बदले में कुछ नहीं दिया, और जितना आपका माल वहां पहुंचाया उसका पैसा लिया, तो उन्हें एक सेवा दी है। ऐसा ही बैंक वाले करते हैं, बैंक वाले आप पैसा जमा करते हो, जमा निकाल ले, तो आप उधार ले तो उसे वापस कर देते हो, तो वो भी सेवा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। व्यापार में ऐसे ही है, मैंने माल कहीं से खरीदा और कहीं बेच दिया, तो मैंने तो माल बनाया नहीं था, ना आपने बनाया, आपने कहीं से खरीदा और बेच दिया, तो यही क्या है, व्यापार की वस्तुओं का जब क्रय विक्रय करते हैं तो उसे व्यापार कहते हैं, खरीदना बेचना। तो मैंने कहीं से सामान लिया और बेच दिया, तो ये मैंने कोई उसका माल को बनाया तो नहीं था, तो ये मेरी सेवा थी। ठीक है, तो बैंक भी हो गया संचार, हम बहुत सारे मतलब हम पत्र वगैरह मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, अपने विचारों को अपनी बातों को पहुंचाते हैं इधर से उधर, तो ये जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सेवा दे रहे हैं। चार्ज लेते हैं आपसे, आप फ़ोन का रिचार्ज करवाते हो, आप लेटर भेजते हो, आप कोई पत्र भेजते हो पोस्ट ऑफिस वगैरह से, वो भी थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, तो वो भी आपको सेवा दे रहे हैं। भंडारण मतलब आप कहीं पर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया आलू का, तो आपको रखने के लिए चाहिए ना उसे कहीं पे, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर टाइप के होते हैं भंडार करने की जगह, वो खराब हो जाएंगे तो उसका वो चार्ज करेंगे, वो भी आपको क्या दे रहे हैं, सेवा। तो इसमें सारी सेवाएं आती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अपरिहार्य सेवाएं क्या होती हैं? अपरिहार्य सेवाएं वो जो हमारे लिए अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, उन्हीं सेवाओं को अपरिहार्य सेवाएं कहते हैं। ये सेवा क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में शामिल तो होती है सेवा क्षेत्रक में, पर सेवा क्षेत्रक में कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी, यहाँ पे ये भी उदाहरण लिख सकते हो वहाँ पर, इनके अलावा शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, मोची, वकील, पुलिस, ये अपरिहार्य हैं क्योंकि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी। ये शामिल तो होते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, पर ये कभी भी प्रोडक्शन में या उत्पादन में हेल्प नहीं करती। कैसे? देखो, शिक्षक कहीं पे चीनी बनाने जाएगा, डॉक्टर चीनी बनाने जाता है? नहीं जाता, ये हेल्प तो नहीं करता ना, ये तो सिंपल सर्विस देते हैं। मरीज वगैरह जो बीमार हो गए उन्हें, नाई जाएगा? नहीं जाएगा। धोबी भी नहीं जाएगा, मोची भी नहीं जाएगा, वकील, पुलिस जाते हैं? ये चीनी की फैक्ट्री में जाएंगे चीनी बनाएंगे? नहीं। पर आप इसे उदाहरण में लिख सकते हो, पर ये जितनी भी सेवाएं ये सारी हेल्प करती हैं, और ये हेल्प नहीं करती उत्पादन में, ये हेल्प करते हैं, इनके बिना उत्पादन हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो अपरिहार्य सेवाएं क्या है? ये सेवा क्षेत्रक में शामिल होती हैं पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। उदाहरण के लिए शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, मोची, वकील, पुलिस। अब इन तीनों क्षेत्रकों में हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो क्षेत्रक समझा, इसमें एक बात और समझो कि आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, ये जो तीनों क्षेत्रक होते हैं, या क्षेत्रक कह लो या क्षेत्रक कह लो इसे, या फिर क्रियाएं कह लो, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर हैं, परस्पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कैसे? देखो, मैंने अभी बताया था कि द्वितीय, और यहाँ पे लगा लो तृतीय क्षेत्रक, तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्रक में कोई भी प्रोडक्शन होगा, मैं गेहूं की खेती करूंगा, मुझे पैसों की जरूरत होगी, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं बैंक से उधार लाऊंगा, तो मैंने तृतीय क्षेत्रक की हेल्प ली। अब मैंने जो गन्ना उत्पादन करा, मान लो मैं गन्ने के लिए लाया, और गन्ना बेचने के लिए मुझे उद्योग जाना होगा, तो मैंने उद्योग पे निर्भर हुआ नहीं हुआ? अगर चीनी बनेगी नहीं बिकेगा तो वो मैं उसमें काम करूंगा? नहीं करूंगा, कि भाई जब पैसा ही नहीं आएगा तो मैं क्यों काम करूंगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुझे पैसे लगाने के लिए बैंक गया, मैं तृतीय क्षेत्र की हेल्प ली, और उसे बेचने के लिए द्वितीय क्षेत्र पर निर्भरता। और अब ये तो हमने देख लिया। अब द्वितीय क्षेत्रक में भी अगर मैं कोई चीनी की फैक्ट्री लगाता हूँ, चीनी मिल लगाता हूँ, तो चीनी इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मुझे पैसा चाहिए, तृतीय क्षेत्रक जाऊंगा, और यहाँ से गन्ना चाहिए। अब प्राथमिक क्षेत्रक भी इस पे कैसे निर्भर है कि इसमें ट्रैक्टर, मशीन, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक बनेंगे, तो मैं इन पे निर्भर हूँ मशीनें वगैरह के लिए। तो तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। तो हमने ये टॉपिक्स कवर करे थे। इस पर अगर प्रश्न बन जाए कि आर्थिक क्रियाएं क्या, अर्थव्यवस्था क्या, क्षेत्रक या विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को अर्थव्यवस्था के आधार पर बांटो, तो तीन है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को। दोनों अंतर भी आ सकता है किसी में, कि प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक में अंतर कीजिए, या तृतीय क्षेत्रक में, किसी का भी दो ले लेगा और अंतर आपको कर देना है आसान तरीके से। और अपरिहार्य सेवाएं क्या है ये भी बता देना, और ये कैसे निर्भर हैं ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तीनों क्षेत्रकों की तुलना। अब हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। जो हमने पहले पिछला अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा था? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। अब हम इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे। करेंगे कि कौन सा क्षेत्रक, कैसे हम तुलना करेंगे, या कौन सा क्षेत्रक कितना बड़ा है वो देखेंगे। कैसे करेंगे वो जानते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मतलब तीनों क्षेत्रक, आपको बताइए, तीनों क्षेत्रक में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है वस्तुओं का, बहुत ज्यादा।
छोटी मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि इसमें देश की हमारी जनसंख्या आपको पता ही है, जनसंख्या जितने भी कमाने वाली जो जनसंख्या है हमारी, वो सारी तीनों क्षेत्रक में लगी है। जब इतने सारे लोग लगे हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो देखो, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करें, कि उनकी काउंटिंग, उनको गिने कैसे करें, और उनका कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो ये कैसे जानते हैं और कैसे काउंटिंग करते हैं, इसे समझते हैं। कैसे करते हैं, तो हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गिनना करना, मतलब जो गिनती करते हैं हम, वो करना असंभव कार्य है। मतलब हम काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जैसे कि अब अगर हम गेहूं का उत्पादन हो रहा है, गेहूं हो गया, चावल हो गए, कील हो गई, कार हो गई, इन सब की हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे इन्हें, तो गिनना तो बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, यह असंभव काम है, कौन गिनेगा इन्हें। तो गेहूं, कील, कार, यहाँ समझने बात यह है कि गेहूं को हम आसानी से नहीं गिन सकते, ना कील को, कार को। चलो हम गिन लेते हैं कि हमने गेहूं का उत्पादन करा और हम कार, तो एक कार एक गेहूं के बराबर हो सकती है, या एक कील एक कार के बराबर हो सकती है। ये तो बड़ी परेशानी हो जाए, क्योंकि एक कार तो बहुत महंगी आती है, गेहूं का एक दाना इतना नहीं आता, तो किलो के हिसाब से आता है, केजी, वो भी 25-30 रुपये किलो, तो 40 रुपये किलो। और कील, तो इनका गिनना मतलब क्या है, असंभव, और हमें उससे उससे हमें जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो अर्थशास्त्री होते हैं उनका सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर, मतलब उनकी संख्याओं को ना लेकर उनके मूल्य का इस्तेमाल करें, उनके वैल्यू की क्या करें, वैल्यू का उपयोग करें, जिससे हमें सही से जानकारी मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, इसे हमारे पास 10,000 केजी गेहूं है, 10,000 केजी हमारे पास गेहूं है, और वो 20 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है। तो 10,000 को 20 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास। तो एक गेहूं का मूल्य आ गया। नारियल 5,000 में 15 रुपये की दर से एक नारियल बेचता है, तो टोटल नारियल कितने को है, 75,000 से। तो हमें पता चल गया कि नारियल की वैल्यू 75,000 है और गेहूं की वैल्यू 2 लाख रुपए। अगर हम इन्हें गिनते कि 10,000 गेहूं है, 5,000 नारियल है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि गेहूं ज्यादा है, नारियल कम है। पर नारियल एक गेहूं के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, वैल्यू तो ऊपर नीचे। इसलिए जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है कि इनकी गणना ना करके, इनकी गिनती ना करके, इनके मूल्य की जानकारी लें। इसी प्रकार क्या करते हैं कि तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है, और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। मतलब जितना भी मूल्य आता है तीनों क्षेत्रकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का, उनको हम प्लस कर देते हैं, और जो वैल्यू आती है हम उनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं की ही गणना करना होता है। अब अंतिम वस्तु क्या है, तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतिम वस्तु और एक होती है मध्यवर्ती वस्तु। तो इन्होंने बोला कि तीनों क्षेत्रकों के हम मूल्य को काउंट कर लेंगे कि कितना मूल्य, और उनको प्लस कर देंगे। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यू कितनी है। जो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमें कुल उत्पादन कैसे पता चलेगा, तो कुल मूल्य पता चल जाएगा, तो उससे हमारा उत्पादन पता चल जाएगा। और इसमें सिर्फ हम किन की गणना करेंगे, केवल अंतिम वस्तुओं की। तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है अंतिम वस्तु, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु वो है जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं के पास अभी मौजूद है जिस प्राइस पर, वो है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु के नीचे है, मतलब उसमें मूल्य में अभी वृद्धि होना बाकी है, मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा जब जाके वो एक अंतिम वस्तु बनेगी। तो क्या होती है अंतिम वस्तु, तो समझ गए, फाइनल गुड्स, जिसके मूल्य में वृद्धि हो गई और वो उपभोक्ताओं के लिए मौजूद है। उपभोक्ता कौन, जो भी सामान वगैरह चीज़ों का उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता है। तो दुनिया में सारे उपभोक्ता हैं, हम भी, तुम भी, सब। तो सारे उपभोक्ता हैं, सब सामान वगैरह का, वस्तुओं का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं वस्तुओं को अंतिम वस्तु कहते हैं जो उपभोक्ताओं के पास होती है। मध्यवर्ती वस्तु, इसे उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए एक बिस्किट कंपनी आप कोई किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, बना सकते हैं। ये किताब में दिया गया है तो आसान है, आप भी समझ लेंगे। एक बिस्कुट कंपनी है, गेहूं 20 रुपये किलो केजी बिक रहा है, हमने देखा। जब ये आटा बन जाता है तो इसका 25 रुपये किलोग्राम हो जाता है, और इसे बिस्कुट कंपनी खरीदती है 25 रुपये किलो से खरीदती है। आटे के साथ वो चीनी तेल भी खरीदती है, चीनी तेल, क्योंकि बिस्किट बनाने में काफ़ी जो बिस्कुट बनते हैं उनमें और भी हमें कच्चा माल चाहिए, चीनी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। अब इसको खरीदने का तो वो बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है,
और वो 20 रुपये प्रति बेचती है। कितने रुपए का एक पैकेट बेचेगी? 20 की। तो जो बिस्कुट एक बना ये अंतिम वस्तु है, ये क्या है? अंतिम वस्तु। पर गेहूं, आटा और चीनी, तेल ये सब क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। क्यों? इन सब में पहले से ही इनका जो मूल्य है, जो इनका प्राइस है वो इसमें ऐड है और इसमें ये क्या है? ऐड है। तो ये अगर हम इन्हें भी काउंट करेंगे तो क्या है? बार बार गिनती कर लेंगे। तो मान लो हमने जो आटा कंपनी ने खरीदा, तो वो कंपनी ने जब खरीदा तो आटा खरीदा तो आटे के रेट को अलग काउंट कर लेंगे और बिस्किट के अलग। तो बिस्कुट में तो पहले से ही क्या है? आटे का रेट इंक्लूड है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है आपकी और आप क्या करते हैं कि आपने उसमें 100 रुपये की, मतलब आपने 100 रुपये का उसमें आटा खरीदा और आप भी मान लो बिस्किट बना रहे हैं, तो 100 रुपये, अब उसका सब जो लागत लगी आपकी वो टोटल लगी 200 रुपये, और अब आप उसे कितने का बेचेंगे मार्केट में? मान लो 250 रुपये का। तो आप ऐसा करेंगे कि 200 रुपये उसे अलग हटा दें, उस 50 का बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी लागत लगी है वो ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे जब जाके आप उसे 250 में बेचेंगे, तो इन सब की लागत उसमें ऐड हो गई। तो ये जो बिस्कुट है यही क्या है? अंतिम वस्तु। और ये क्या होगा? काउंट होगा। यही काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। अगर ये काउंट होगा तो दोहरी गणना हो जाएगी, इसे दोहरी गणना कहते हैं। इसकी समस्या से बचने के लिए हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो समझ गएंगे। तो मध्यवर्ती वस्तु पहले से ही अंतिम वस्तु में क्या होती हैं? शामिल होती हैं, और इसलिए हम इनकी गणना करने के लिए अंतिम वस्तु ही लेते हैं। समझ गए? यहाँ समझ गए होंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद, किसी भी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। मतलब अब हम तीनों क्षेत्रक का एक साल में देख लेते हैं कि कितना उत्पादन हुआ और मूल्य को जोड़ देते हैं, तो उस साल में क्या पता चल जाता है कि टोटल उत्पाद तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादन कितना हुआ है मूल्य के आधार पर। अब आगे समझते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी। तो किसी भी देश के भीतर किसी भी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही क्या है? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? किसी देश के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर, एक साल के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर भीतर, और एक साल में तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रक द्वारा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम क्यों है? क्योंकि अंतिम इसमें क्या होंगी? ऐड होंगी। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो भी कुल मूल्य आएगा, वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी होता है। तो जीडीपी हमने समझ लिया। अब भारत में जीडीपी का मापन केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो जो हमारी केंद्र सरकार है, जो देश की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय के द्वारा इसका मापन किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है और इसकी मापन कौन करता है इसे? तो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन की समय के साथ साथ इनमें क्या बदलाव आया, तो देखते हैं कि देखो, सबसे पहले अगर मैं प्रारंभिक समय की बात करूं, सबसे स्टार्ट हुआ टाइम, उसके बाद विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। मतलब सबसे पहले जो जितने भी आर्थिक कामों में जिसकी वैल्यू थी वो सबसे बड़ा प्राथमिक क्षेत्रक था। ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे कृषि बेहतर हुई तो और काम भी आए सामने, जैसे कि गेहूं को मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है ना, और भी आए, जैसे परिवहन भी आया, बहुत सारे और भी आ गए, ठीक है ना। लेकिन लोग अलग अलग कार्य भी करने लगे, व्यापार भी करने लगे, परिवहन का भी काम करने लगे, कृषि जब बेहतर हुई। पर सबसे उस टाइम भी भले और काम पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए, पर फिर भी सबसे बड़ा जो क्षेत्रक बना रहा वो कौन सा बना रहा? आर्थिक प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा बना? प्राथमिक क्षेत्रक। फिर उसके बाद लंबे समय बाद क्या होता है कि जब कारखाने अस्तित्व में आते हैं, अब कारखाने अस्तित्व में आने लगे तो लोग जो खेती करते थे, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? वो हो गए कारखानों में। जब वो कारखानों में शिफ्ट हो गए तो हमने पहले ही पढ़ा था, उद्योग और कारखाने किससे संबंधित है? द्वितीयक क्षेत्रक से। तो जब वो कारखानों में सम्मिलित हो गए तो क्या हुआ? तो कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। मतलब अब प्राथमिक क्षेत्रक से कहां पर आ गए? द्वितीय क्षेत्रक। अब द्वितीय क्षेत्रक क्या हो गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। और फिर उसके बाद विगत 100 वर्षों में, मतलब अभी 100 साल पहले ही, कुछ समय पहले से ही विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर फिर से बदलाव हुआ। अब क्या हुआ कि 100 साल, अभी कुछ ही सालों में, 100 साल पहले से ही क्या हुआ कि विकसित देशों में जो द्वितीय क्षेत्रक मजबूत था, वहां से लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, कहाँ परिवर्तन हो गया? वो तृतीय क्षेत्रक में आने लगे। और उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक
क्या बन गया, महत्व बढ़ गया। सेवा क्षेत्रक एक सबसे बड़ा क्षेत्रक बन गया। सेवा क्षेत्रक मतलब तृतीयक क्षेत्रक। तो हमने क्या समझा कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे पहले कौन था, प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद कहाँ हम आए, द्वितीय क्षेत्रक के ऊपर आए, जब कारखाने अस्तित्व में आने लगे, कारखाने इंडस्ट्रीज वगैरह उद्योग आने लगे, फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्रक आने लगा। मतलब जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी तो हमारा तृतीय क्षेत्रक क्या होने लगा, बढ़ने लगा अभी के 100 साल में। तो ये इसमें ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, तो ऐतिहासिक परिवर्तन हमने देखा। और हमने इससे पहले हमने जाना था कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और अपरिहार्य सेवाएं भी देखा था, और ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ये भी देखा। और इसमें हमने देखा कि तीनों क्षेत्रों की तुलना तो मूल्य के आधार पर करते हैं। याद रखना किसके आधार पर, मूल्य के आधार पर। तीनों क्षेत्रों का मूल्य का प्लस कर देते हैं, योगफल निकाल लेते हैं, और केवल अंतिम वस्तु ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु नहीं लेते, क्योंकि वो इसमें ही शामिल होती हैं। ठीक है ना, वरना दोहरी गणना हो जाती है। तो अंतिम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु पहले से इसमें शामिल होती हैं। फिर हमने देखा कि कैसे हम इसका मतलब टोटल उत्पादन निकालते हैं। तो एक साल के अंदर तीनों क्षेत्रों को सेवाओं द्वारा क्या है, कुल उत्पादन की जानकारी इससे मिल जाती है मूल्य से। और सकल घरेलू उत्पाद क्या है ये भी देखा हमने, और क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है। तो अब आप, इससे पहले हमने बात कर ली है कि जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक पे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। इस पे जो प्रश्न बनेंगे कि तुलना कैसे करते हैं मूल्य के आधार पे, तो आपको ये अंतिम वस्तु ये सब, और आपको उदाहरण देना होगा। और बिस्कुट की कंपनी का अच्छा उदाहरण है, आप किताब में से वही समझकर आसानी से दे सकते हैं, मैंने समझा दिया है आपको। फिर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो ये भी हमने देख लिया। इसका मापन कौन करता है, तो हर साल भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है उसके मंत्रालय द्वारा। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है, तो ये भी सिंपल है, पूछ ले कि पहले प्राथमिक क्षेत्रक था, फिर उसके बाद प्राथमिक क्षेत्रक में और भी काम थे जो तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रक जैसे कार्य थे, पर सबसे बड़ा क्षेत्रक उस समय प्राथमिक क्षेत्रक ही था। फिर आया कारखाने आए, तो कौन सा क्षेत्रक बढ़ गया, द्वितीय क्षेत्रक। फिर उसके 100 साल पहले ही, अभी से विगत 100 वर्षों में क्या हुआ, तृतीय क्षेत्रक, मतलब क्षेत्रकों में परिवर्तन हुआ। द्वितीय से लोग कहाँ शिफ्ट हो गए, तृतीय की ओर। ऐसे तृतीय क्षेत्रक क्या बन गया, उसका महत्व बढ़ गया। तो ये सब हमने आज सीखा। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और सही से इसे कवर करना ताकि अच्छे से आप प्रश्नों के आंसर दे सकें, इसे रिवाइज करना बार बार। और अब हम जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी ज़रूरत भी क्या हो सके, पूरी हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।